Hi friends, welcome to our YouTube channel Examophobia. I am धर्मेंद्र सिंह और मैं आज फिर लेके आया हूँ आज दिन भर का करंट जो आपके अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रा उसमें हम देखते हैं। आज मैंने सारे करंट एक जगह पॉइंट आउट कर लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला है हमारा डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, जैसे यानी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान यानी केसीसी अभी क्या थी, अभी भू स्वामित्व, जो किसान जिनके पास भूमि होती थी, जो भूमि किसान थे, तो उनके लिए ज़मीन के आधार पर केसीसी तैयार की जाती थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। लेकिन अब डेयरी वाले किसान जो पशुधन या दुग्ध प्रसाधनों में लगे हुए हैं, किसान जो संघ बनाकर डेयरी पशुपालन करते हैं, उनके लिए भी एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। ठीक है, तो हम इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किया है। ठीक, तो सबसे पहला आज का हमारा करंट है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है पशुपालन या दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए है, दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए। ओके, यानी जो इतने भी हमारे यहाँ डेयरी चल रही हैं, हमारे यहाँ सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर मिल्क सप्लाई का सिस्टम चल रहा है, तो उससे जुड़े किसानों के लिए क्या किया गया है, एक क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये भारत के किस मंत्रालय के अधीन होगा या भारत का कौन सा मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो वो मंत्रालय आपका है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। कौन सा है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग क्या करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा विभाग द्वारा। ओके, अब इससे लाभ क्या होगा अगर हम इसका प्रॉफिट देखें। सबसे पहले देखो, कोई भी योजना हो, कोई भी सरकार की योजना हो, तो सबसे पहले आप पता होना चाहिए किस लिए लागू की गई है। तो आपको पता हो गया कि दुग्ध उत्पादन किसानों से जो किसान जुड़े हैं मिल्क प्रोडक्शन में, उनके लिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जितने भी डेयरी से उद्योगों से भी जुड़े किसान हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से भी जुड़े किसान हैं, उनके लिए लागू की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें होगा क्या, अब हम इसमें देखते हैं। जो दुग्ध उत्पादन में यानी 1,70,00,000 के करीब किसान जुड़े हुए हैं, उनको सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, सीधा लाभ। अब यहाँ पे दो कैटेगरी आ जाती है, एक तो भूमिहीन किसान जो पशुपालक हैं, और एक जो भूमि रखते हैं वो किसान। तो जिनके पास भूमि है वो ऑलरेडी केसीसी हैं। तो यहाँ पे जो पशुपालन किसान करते हैं उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जिनके पास पहले से है, जो भूमि केसीसी दी जाती है, जिनके पास पहले से उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध केसीसी की क्या की जाएगी, केसीसी की ऋण सीमा बढ़ाई जाएगी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, डेयरी किसान क्रेडिट अभियान। ओके, और आपको इसके लाभ तो पता ही चल गए होंगे। इसका मेन पर्पस, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो मेन पर्पस ये है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। आपको जैसे पता ही है कि आज भारत में एक अभियान चल रहा है आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो सबसे पहले भारत की जो रीढ़ है, भारत के जो किसान हैं, उन्हें भी कैसा करना, आत्मनिर्भर बनाना। तो डेयरी के से जुड़े किसानों के लिए हम केसीसी ले आए। भूमि जो पहले से केसीसी थी, अगर वो किसान उनके पास केसीसी ऑलरेडी है तो उनके लिए ऋण सीमा बढ़ाई जाएगी। और जिनके पास केसीसी नहीं है और पशुपालन करते हैं, दुग्ध विभाग से जो दुग्ध उत्पादन वाले संघों से संबंधित रखते हैं, तो उनके लिए केसीसी की उपलब्धता कराई गई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसमें अब कोई डाउट होगा नहीं। हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है।
हमारी अगली न्यूज़ है एमएसएमई। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या है? माइक्रो। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन दोबारा से संशोधित करके डिफाइन किया गया है। डिफाइन ऐसे किया गया है कि अब 25 यानी 25 लाख से लेकर 250 करोड़ तक की इंडस्ट्रीज किस में आएंगी? एमएसएमई में आएंगी। क्यों? अब देखो, ये है कि इसमें भी एक सीधा है कि आत्मनिर्भर भारत, आज का सारा टॉपिक आपको आत्मनिर्भर भारत की ओर ही ले जाएगा। अभी मैंने आपको किसानों के लिए बताया था, अब हम एमएसएमई पर चल रहे हैं। तो यहाँ भी आपको पता है कि छोटे मझोले जो भी लघु उद्योग हैं हमारे, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के क्या हैं? हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं। तो हमारी सरकार ने क्या किया है? इनको मजबूत करने के लिए इनको पुनर्गठित करने की एक परिभाषा की है। तो सबसे पहले इनका जो क्राइटेरिया है उसे बढ़ाया गया है। जो 25 लाख रुपीस से स्टार्ट होता था, अब उसे पहुंचा दिया गया है 25 से लेके 250 करोड़ तक की इंडस्ट्रीज किस में आएंगी? एमएसएमई में आएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें क्या क्या डिफरेंस किया गया, इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। क्या क्या नया डिफरेंस क्या है और पुराना डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार, एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार, नई परिभाषा के अनुसार क्या हुआ है देखते हैं हम लोग। नई परिभाषा यानी सबसे पहले आपका आता है, श्रेणी में बांट लेते हैं हम। और पहले क्या व्यवस्था थी? पुरानी व्यवस्था। नया क्या है? नई पूंजी और नया टर्नओवर। ठीक है, ये भी नया टर्नओवर ही है। तो ये इसमें हम चलते हैं नया टर्नओवर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि क्या नया किया गया है इसमें। ठीक है, तो हमारा इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपका आता है माइक्रो यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म आया आपका माइक्रो। तो इसमें क्या किया गया है? पहले आपके पास थी 25 लाख की इंडस्ट्रीज माइक्रो में आती थी, और अब इसका लिमिट और उसका टर्नओवर कितना होता था? 10 लाख। अब आप 25 लाख की माइक्रो इंडस्ट्रीज को या माइक्रो उद्योग में 10 लाख तक का क्या कर सकते हैं? उसे निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, है। ठीक है, और उसके बाद आपका इस पूंजी को बढ़ा के कर दिया गया है 1 करोड़। कितना कर दिया है? 1 करोड़। और इसका टर्नओवर कितना कर दिया गया है? 5 करोड़ तक का टर्नओवर इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका चलता है स्मॉल यानी लघु। स्मॉल में पहले थी आपकी 5 करोड़, और इसको आप टर्नओवर कर सकते हैं। अब 5 करोड़ में से आप 2 करोड़ तक क्या कर सकते हैं? टर्नओवर कर सकते हैं। और नई व्यवस्था से आपका अब 10 करोड़ की इंडस्ट्रीज लघु में आएगी, और जिसमें आप उसका टर्नओवर बढ़ा सकते हैं 50 करोड़ तक। ओके, ये ध्यान रखना, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। इसे लिस्टेड किया जाएगा। देखो, किसानों के लिए किया गया है, अब इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है मध्यम यानी मीडियम, इसमें क्या किया गया है? इसमें पहले 10 करोड़ की व्यवस्था थी, और आप इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। और नई व्यवस्था से आपका 50 करोड़ का 250 करोड़ तक का टर्नओवर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है? एमएसएमई। ठीक, अब इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि हमारे जो छोटे मझोले उद्योग हैं उन्हें इस लॉकडाउन की स्थिति से उभरी अर्थव्यवस्था के डाउनफॉल से उभरने में सहायता मिलेगी। वो बाजार से अपना निवेश, सरकार उनकी मदद करेगी, अपना निवेश बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो अब इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई के लिए एक और काम किया है, अब हम उस पर चलते हैं। चैंपियंस पोर्टल, सरकार आजकल पोर्टल बहुत लॉन्च कर रही है। चैंपियंस पोर्टल क्या है? ठीक है, चैंपियंस पोर्टल पे चलते हैं हम लोग। ये भी आप ऐसे समझें, चैंपियंस पोर्टल है आपका सिंगल विंडो टाइप का, यानी आप सरकार ने एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, उसकी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे ये बात समझना, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर उसे मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया है, एक पोर्टल तैयार किया जिससे उसे क्या मिले, आसानी से अपनी योजनाओं के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए परमिशन आसानी से मिल सके, आप ऐसे समझें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे इसका लाभ ये होगा, जैसे अब आप इसे समझ लें कि प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए समस्याओं के समाधान के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल का नाम क्या है, एमएसएमई। यानी आप यहाँ पे कर सकते हैं एमएसएमई की समस्याओं से निपटने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, समाधान हेतु बनाया पोर्टल। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि हमारे एमएसएमई नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, जैसे क्या क्या है, श्रमिक, आपकी पूंजी, आपकी टेक्निक, जो उद्योगों के लिए जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है आपका चैंपियंस पोर्टल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय? राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये जो बनाया गया है RGSHS यूनिवर्सिटी जो है आपकी, ये है बंगलौर में। ठीक है, बंगलुरु में है, और इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने क्या किया है, इसकी उद्घाटन किया है। ठीक है, ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 25th एनिवर्सरी स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है, पार्टी से उसमें किया है। तो उसमें क्या किया है, इसमें यह किया गया है कि 3 स्तंभ बताए हैं। पहला स्तंभ उन्होंने बताया है कि लोगों को रोग निरोधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। रोग, फर्स्ट स्टेप के आधार पर उन्होंने इंडिकेट किया अपने भाषण में, रोग निरोधी सेवा, यानी लोगों को आयुर्वेद, योगा और उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, लोगों को तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, जिससे उनके जीवन में तंदुरुस्ती आए। उसके बाद सेकंड स्टेप के तौर पे उन्होंने कहा है किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं, यानी आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। और उसके अलावा थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा है कि आपूर्ति पक्ष में सुधार, और इसके लिए आपूर्ति पक्ष में उन्होंने जो योजना चल रही है आयुष्मान भारत, उसका जिक्र किया है, आपूर्ति पक्ष में सुधार किया जाए। ठीक, ये 3 फैक्टर्स उन्होंने भारत के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बात कही। रोग निरोधी सेवा कैसे होगी, जब लोग आप योगा, आयुर्वेदाचार्य और अपने उसके द्वारा, तंदुरुस्ती के द्वारा अब लोगों को क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य परक सेवाओं के लिए
उत्प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। और किफ़ायती सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत जैसा अभियान शुरू किया गया था, और आपूर्ति पक्ष में सुधार किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपनी इकोनॉमी की खबर पर, जो है आपकी अच्छी खबर नहीं है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। मूडीज एक संस्था है, मूडीज रेटिंग ऐसा लिख लो। तो मूडीज ने भारत की रेटिंग BAA2 से घटाकर कितनी कर दी है? BAA3 कितनी कर दी है? 3 कर दी है। और इसका रीज़न आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था NSSO का मैंने बताया था अपने 2 दिन पहले के वीडियो में कि GDP की ग्रोथ रेट कितनी कर दी है? पिछले 11 वर्षों से भी सबसे कम पहुंच गई है, ठीक है, 4.2 के करीब। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि भारत की रेटिंग गिरा दी गई। अब रेटिंग गिरने का इफेक्ट ये पड़ता है कि भारत में निवेश के प्रति लोगों का रुझान कम हो जाएगा। निजी क्षेत्र, इसका एक मेन रीज़न, इसके गिरने के रीज़न क्या हैं? एक तो आपका GDP का डाउनफॉल, दूसरा आपका निजी क्षेत्र में निवेश कम, निजी क्षेत्र में निवेश कम हुआ है, और सबसे बड़ी बात आपकी निजी क्षेत्र में निवेश कम होने के साथ साथ राजकोषीय घाटा क्या हुआ है? राजकोषीय घाटा भी 3.8 से बढ़ गया है, 3.8 से 4.6% पहुंच गया है राजकोषीय घाटा। तो ये कुछ क्या हुए। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के कारण उभरी अर्थव्यवस्था में कमी के कारण भी क्या हुआ है? इसका डाउनफॉल नीचे किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि BAA2 जो थी हमारी रेटिंग अर्थव्यवस्था में, तो 2017 में ही हमारी BA2 रेटिंग हम लोगों ने क्या की थी? पाई थी, ठीक है। और 2020 में क्या हो गई? दोबारा फिर BA3 में पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इससे भी निकलेंगे और उभरेंगे आगे चल के, ठीक है। कीप इट अप। नेक्स्ट हमारा है खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य। क्या किया गया है? खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, ठीक। ऐसा है, खरीफ की फसलों का ये होता है कि पहले लिख लेते हैं हम, फिर आपको बताते हैं। खरीफ की फसलों का MSP निर्धारण, ठीक है। इसमें क्या किया कि निर्धारण ये हुआ है कि खरीफ की फसलों का मूल्य पिछले मूल्य की अपेक्षा 1.5 गुना के करीब, 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 1.5 गुना क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किसका कितना बढ़ा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धान का पहले मूल्य कितना था? धान का पहले मूल्य था 1, 2, 4, 5 प्रति क्विंटल, ठीक है। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1868 प्रति क्विंटल, ओके। यानी कितने की वृद्धि की गई है? 50% तक की क्या की गई है? वृद्धि। कितनी की गई है? वृद्धि। अब यहीं हम बाजरे का देखें, सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया किसका? बाजरे का मूल्य बढ़ाया गया है। बाजरे का मूल्य किया गया है 1175 प्रति कुंटल से 2150, यानी 83%। कितना किया गया है? 83%, ओके। तो इसी प्रकार मक्के के भी बढ़ाए गए हैं, मैंने आपको कुछ ही बताए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला, और धान का, ठीक है। तो ये आपका, अब ये बात आती है कि मूल निर्धारण कौन करता है? मूल निर्धारण करा जाता है इसलिए कि खरीफ की फसल
की पैदावार से पूर्व ही भारत का किसान जो समर्थन मूल्य की जो कृषि एवं लागत डिपार्टमेंट है, मूल्य आयोग है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कौन निर्धारण करता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर बुआई से पहले ही, बुआई के समय ही या पहले ही क्या कर दिया जाता है? एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा किसानों के लिए कुछ और सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जैसे आपकी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना और आपकी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना जो 2018 के बजट में थी हमारे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। ठीक है। तो ये भी कुछ योजनाएं किसानों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक है। आई होप आपको आज का करंट समझ में आया होगा, और आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप PDF प्राप्त कीजिए। ओके, थैंक यू।